जल परी बनी इंसान। नदी किनारे बसने वाला छोटा सा पाली गांव बहुत ही खूबसूरत है। इस गांव के किनारे पर एक छोटी सी नदी बहती है। कहने को तो छोटी सी नदी है, लेकिन उसमें अनगिनत मछलियां हैं। गांव के सारे लोग मछुआरे हैं। इसी नदी पर उनका रोजगार निर्भर करता है। सारे गांव के आदमी मछलियां पकड़कर बेचने का काम करते हैं। इसी गांव में बिरजू नाम का एक बहुत ही दुष्ट आदमी और उसकी पत्नी रहते हैं। बिरजू ने अपने भाई और भाभी की मौत के बाद धोखे से उनके घर पर कब्जा कर लिया और भाई के बच्चों को उन्हीं के घर से बाहर निकाल दिया। भतीजी गंगा 14 साल की और भतीजा मुन्ना 8 साल का है। दोनों अनाथ बच्चे नदी के किनारे पर अपनी एक झोपड़ी लगाकर रहते हैं और अपनी गुजर बसर नारियल पानी बेचकर करते हैं। मुन्ना, चल मेरे भाई खाना खा ले, सांझ हो रही है। सभी मछुआरे मछलियाँ पकड़ने आते ही होंगे और मुझे भी जल्दी से नारियल पानी की रेडी लगानी है। क्या पता आज कोई 10 ग्राहक हमारा नारियल पानी ले ही ले। हाँ, होने वाली थी। सारे मछुआरे मछली पकड़कर अपने अपने घर चले गए थे। गंगा भी अपना ठेला बंद कर रही थी कि तभी मुन्ना की बॉल उसके हाथ से गिर जाती है। बॉल लुढ़कते लुढ़कते नदी के किनारे आ जाती है। जब मुन्ना बॉल के पीछे आता है तो वो देखता है कि एक बड़ी सी मछली जख्मी हालत में पड़ी है, जिसकी पूंछ में कांटा लग गया है। कांटा गहरा चुभने की वजह से वो पानी में तैर नहीं पा रही थी। वो बहुत जख्मी, खून से लथपथ थी। जब मुन्ना देखता है कि वो आधी औरत और आधी मछली है तो वो देखकर हैरान रह जाता है। घबराकर वो अपनी बहन को बुलाता है। अरे, देखने से तो पता चलता है कि ये एक जल परी है, लेकिन बेचारी ये तो बहुत जख्मी है। मालूम पड़ता है किसी मछुआरे ने इस पर अपना तेज धारदार कांटा फेंका है और वो कांटा इसकी पूंछ में बुरी तरह चुभ गया है, इसीलिए बेचारी इतनी जख्मी है। दीदी, मुझे लगता है हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये बेचारी कितनी घायल अवस्था में पड़ी है। हमें इसका कांटा निकालकर इसके जख्मों पर मरहम पट्टी करनी चाहिए। मुन्ना और गंगा जलपरी को मरहम पट्टी के लिए जैसे तैसे घसीट। पहले देख तो लो दीदी, आज मैंने और 4 रुपए अपनी गुल्लक में डाल दिए। देखना, जब मेरी गुल्लक भर जाएगी तो फिर हम अपना बड़ा सा घर खरीदेंगे और उसमें रहने लगेंगे। फिर हमें इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहना नहीं पड़ेगा। ठीक है मुन्ना, चलो अब खाना खा लो। अरे ये क्या, मेरा कांटा कहाँ अटक गया? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कांटा कहीं अटका हो। बिरजू कांटा खींचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका कांटा नदी से बाहर ही नहीं आता और कांटा नदी में ही टूट जाता है। अरे बिरजू भैया, अब क्या करोगे? तुम्हारा कांटा तो टूट गया। आज तो तुम्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। हाँ भाई, आज मुझे खाली ही लौटना पड़ेगा। आज बिरजू खाली हाथ ही घर लौट आता है। वहीं गंगा सांझ के समय नदी पर नारियल का ठेला लगाती है और नारियल पानी बेचती थी, क्योंकि सांझ के समय ज्यादा मछुआरे मछली पकड़ने आते थे। उनमें से थोड़े बहुत मछुआरे नारियल पानी ले ही लेते थे, जिससे गंगा और उसके भाई का घर खर्च चल रहा था। उसी दिन के बाद झोपड़ी में ले जाते हैं और बड़ी मुश्किल से जलपुरी की पूंछ से वो कांटा निकालते हैं। उसके बाद उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं। तभी थोड़ी देर में जलपरी को होश भी आ जाता है। वो गंगा और मुन्ना की सेवा से बहुत प्रसन्न होती है। चल मुन्ना, अब खाना खा ले। इस जलपरी की मरहम पट्टी हो गई है, अब ये धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। हाँ दीदी, पहला निवाला माँ को खिलाओ, उसके बाद हम खाएंगे। मुन्ना अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। उसके पैदा होते समय ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, पर वो हमेशा अपने खाने में से पहला निवाला अपनी माँ की तस्वीर पर चढ़ाया करता था। दोनों बच्चों का अपनी माँ के लिए इतना प्रेम देखकर जलपरी बहुत भावुक हो जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। अरे जलपरी, तुम्हें तो होश आ गया। तुम ठीक हो ना? तुम इतनी जख्मी कैसे हो गई थी? ना जाने किस बेरहम मछुआरे ने कांटा फेंका और वो कांटा मुझे चुभ गया। अगर आज तुम दोनों बच्चे नहीं होते तो शायद मैं जिंदा नहीं होती, क्योंकि मेरी पूंछ से बहुत। लेकिन तुम लोगों की वजह से मेरी पूंछ अब बिल्कुल सही हो गई है। तुम लोगों ने मेरी इतनी सेवा की, बिल्कुल अपनी माँ समझकर। फिर मैं तुम दोनों के लिए जितना करूँ वो सब कम होगा। तुम जानते हो, मेरे भी तुम दोनों जैसे छोटे छोटे बच्चे थे। ना जाने कौन सा ऐसा मछुआरा था जो मेरे छोटे बच्चों को अपनी जाल में पकड़कर ले गया और खा गया। तब से मैं हर रोज नदी के किनारे अपने बच्चों की याद में रोया करती हूँ। मुझे रोता देख शायद भगवान को तरस आ गया और तुम दोनों के रूप में मेरे बच्चे वापस भेज दिए। अब मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम दोनों के साथ ही रहूंगी, क्योंकि तुम्हारी भी कोई माँ नहीं है। सच? आप हमारे साथ रहेंगी, हमारी माँ बनकर? अब से तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। आज से तुम दोनों मुझे ही माँ कहकर बुलाना। जलपरी अपनी शक्तियों से नदी के किनारे रातों रात मुन्ना और गंगा के लिए बहुत बड़ा महल जैसा घर बना देती है। सुबह जब सारे गांव वाले इतना बड़ा घर देखते हैं तो वो हैरान रह गया था।
अगर थोड़ा और खून बह जाता तो शायद मैं मर भी जाती। दोनों बच्चे जलपरी की खूब सेवा करते हैं, उसके जख्म को भर देते हैं। जलपरी अंजनी उन दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न थी। साथ ही जलपरी को उन बच्चों पर ममता आ रही थी। वो उन्हें अपने बच्चे की तरह समझने लगी थी। फिर एक दिन की बात है। दीदी, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गुल्लक में पैसे नहीं डाल पाया हूँ। बेटा एक बात बताओ, तुम गुल्लक में पैसे डालकर क्या करोगे? जब मेरी गुल्लक पैसों से भर जाएगी तो मैं अपने और अपनी बहन के लिए एक बड़ा सा घर खरीदूंगा, क्योंकि हमारे माता पिता की मौत के बाद हमारे घर पर हमारे चाचा चाची ने कब्जा कर लिया था। इस वजह से हमें टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ता है। मैं अपनी बहन को इस झोपड़ी में नहीं रखना चाहता। और अगर बेटा मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा घर बना दूं तो? आप हमारे लिए कैसे घर बनाएंगी? क्योंकि मैं एक चमत्कारी, इच्छाधारी और शक्तिशाली जलपरी हूँ। मेरी पूंछ में चोट लगने के कारण मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रही थी, लेकिन तुम लोगों की वजह से मेरी पूंछ अब बिल्कुल सही हो गई है। तुम लोगों ने मेरी इतनी सेवा की, बिल्कुल अपनी माँ समझकर। फिर मैं तुम दोनों के लिए जितना करूँ वो सब कम होगा। तुम जानते हो, मेरे भी तुम दोनों जैसे छोटे छोटे बच्चे थे। ना जाने कौन सा ऐसा मछुआरा था जो मेरे छोटे बच्चों को अपनी जाल में पकड़कर ले गया और खा गया। तब से मैं हर रोज नदी के किनारे अपने बच्चों की याद में रोया करती हूँ। मुझे रोता देख शायद भगवान को तरस आ गया और तुम दोनों के रूप में मेरे बच्चे वापस भेज दिए। अब मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम दोनों के साथ ही रहूंगी, क्योंकि तुम्हारी भी कोई माँ नहीं है। ये अपने कांटे से फंसाया तो मैंने ही था ना इसे। अब से ये जलपरी मेरे पास रहेगी, नहीं तो किसी के पास नहीं रहने दूंगा। अभी गांव वालों को बुलाता हूँ। बिरजू सारे गांव वालों को जलपरी की सच्चाई बताने के लिए बाहर जाता है। तभी मुन्ना और गंगा बहुत रोने लगते हैं। तुम क्यों रोते हो बच्चों? ये तुम्हारा वही चाचा है ना? जानते ही है ये कितने दुष्ट हैं। इन्होंने हमारे साथ कितना गलत किया, ये सब आपसे छुपा नहीं है। किस तरह हम छोटे छोटे बच्चों को हमारे ही घर से बाहर निकालकर हमारे घर पर कब्जा कर लिया। आज फिर से ये दोनों वही कर रहे हैं। ये बात तो सही है बिरजू, तुमने गलत तो किया है बच्चों के साथ, और आज उनके खिलाफ भड़काकर उन्हें फिर से बेसहारा कर देना चाहते हो। इस बात के लिए तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। जब सारे गांव वाले गंगा और मुन्ना की बात सुनते हैं तो बिरजू और उसकी पत्नी पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे झूठ बोलने पर बहुत बुरा भला कहते हैं। उसकी खूब बेइज्जती करते हैं, साथ ही उसे बच्चों से दूर रहने के लिए कहते हैं। अब से दुनिया की नजरों में अंजनी जलपरी एक साधारण औरत और बच्चों की मौसी थी। वहीं घर के अंदर वो गंगा और मुन्ना के लिए उनकी किसी माँ से कम नहीं थी, जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें समय समय पर जरूरत के मुताबिक हर एक चीज लाकर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था। तुम घबराओ मत मेरे बच्चों, इसे सबक सिखाने का समय आ गया है। मैं एक इच्छाधारी जलपरी हूँ, कोई भी रूप बदल सकती हूँ। बिरजू और उसकी पत्नी जब सारे गांव वालों को जलपरी के बारे में बताते हैं और सारे गांव वाले घर के अंदर आकर जलपरी का सच जानने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ उन्हें कोई जलपरी नहीं मिलती है। वहाँ उन्हें एक साधारण औरत मिलती है और गाँव वाले उससे उसका परिचय पूछते हैं। मैं बच्चों की मासी हूँ, मेरा घर पास के ही गाँव में है। बच्चों के माता पिता नहीं है, वो बिल्कुल अकेले हैं, तो आज से मैं बच्चों के साथ ही रहूंगी। अब से मुझे ये माँ कहेंगे। हाँ, आज से यही हमारी माँ है और ये घर हमें भगवान का दिया हुआ वरदान है। भगवान हम पर बहुत प्रसन्न थे, इस वजह से भगवान ने रातों रात हमारे लिए ये घर बनाकर भेजा है। ये झूठ बोल रहे हैं। अरे ये सब मिले हुए हैं। भगवान कैसे एक ही रात में इन पे मेहरबान हो सकते हैं? ये एक इच्छाधारी जलपरी है, कोई भी रूप बदल सकती है। ये सब हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आप सब मेरे चाचा चाची की बात को ना सुनिए।